नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और आप देख रहे हैं क्लियर कट। खबरों के जाल में आपका सरोकार कहीं खो न जाए और बयानों के शोर में मुद्दे गायब न हो जाएं, इसीलिए एक खास शो आपको जरूर देखना चाहिए जो दिखाता है खबरों का एक्चुअल और फैक्चुअल चेहरा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लियर कट। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में 20 किलोमीटर के दायरे में फैले खजुराहो के मंदिर दुनिया भर में मशहूर हैं। हर साल बहुत बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक इन्हें देखने भारत आते हैं। 1986 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया था। इन्हें दुनिया की धरोहर कहा था और उसी खजुराहो के विष्णु मंदिर से जुड़ी अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने ऐसी अजीब टिप्पणी कर दी जिस पर बवाल मच गया। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस की टिप्पणी भारत के करोड़ों हिंदुओं की धार्मिक आस्था पर एक बहुत बड़ी चोट है। उन्होंने अपना बयान वापस लेना चाहिए। पूरा मामला क्या है जरा समझिए और चीफ जस्टिस वी.आर. गवई ने जो कहा है उसके क्या मायने हैं वो भी समझिए। तो पहले मैं आपको ये बताता हूं कि उन्होंने क्या कहा। तो एक दिन पहले यानी कि 16 सितंबर को चीफ जस्टिस की ओपन कोर्ट में खजुराहो के विष्णु मंदिर की जनहित याचिका पर सुनवाई थी और याचिका में मांग की गई थी कि सदियों पुराने इस मंदिर में पूजा करने का हक हिंदू श्रद्धालुओं को मिलना चाहिए। यहां भगवान विष्णु की जो खंडित मूर्ति है उसके पुनर्निर्माण का या फिर वहां नई मूर्ति स्थापित करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट दे। इस जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने पब्लिसिटी स्टंट बताया और यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह अदालत नहीं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई का क्षेत्राधिकार है और आपको वहां जाकर अपील करनी चाहिए। यहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन याचिका खारिज करते हुए उन्होंने जो तंज कसा वो हैरान करने वाला था और कई लोगों को तो बहुत चुभने वाला था। उन्होंने कहा कि जाओ और भगवान से ही कहो, वही कुछ करेंगे। तुमने कहा कि तुम भगवान विष्णु के भक्त हो, बहुत बड़े भक्त हो, तो जाओ और अभी उनकी प्रार्थना करो। इसी टिप्पणी पर बवाल मचा हुआ है। लोग कह रहे हैं कि यह तो संवैधानिक पद पर बैठकर हिंदू आस्था का मजाक उड़ाना है। सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने तो इसका हवाला देते हुए चीफ जस्टिस वी.आर. गवई को चिट्ठी लिखी है और उनसे अपनी टिप्पणी वापस लेने की मांग की। कानूनी रूप से भी जो टिप्पणी थी वो गलत थी। उसका कारण यह है कि ये शायद वहां पे कन्वे नहीं हो पाया या बताया नहीं गया। एएसआई एक्ट 1958 के सेक्शन 16 और सेक्शन 18 में एएसआई को ये मैंडेट है कि वो एएसआई कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जो भी एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है जो उसके चरित्र के खिलाफ है। आज हो क्या रहा है, अगर आप खजुराहो की आपने मंदिर के बारे में बात किया या जबलपुर में जो 64 योगिनियों का मंदिर है या अन्य बहुत सारे ऐसे मंदिर है जो एएसआई कंट्रोल में है, एएसआई टोटल इलीगल काम कर रहा है। एएसआई क्या करता है, खंडित मूर्ति है वहां पे बाहर बोर्ड लगा देगा। कितनी हंसी की बात है, आपके व्यूअर्स के लिए मैं बता रहा हूं। बाहर बोर्ड लगा देगा कि अगर यहाँ पे किसी ने अब इस मूर्ति को डिस्ट्रॉय किया तो 1 लाख का फाइन लगेगा। जो मूर्ति ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुकी है अब उसको फर्दर डिस्ट्रॉय ना किया जाए, इसके लिए 1 लाख रुपए का फाइन है। पर उसके रेस्टोरेशन का जो प्रोविजन है एक्ट में, एएसआई कभी भी उसका काम नहीं कर रहा है। और एएसआई ने, मेरे पास पूरे आरटीआई रिप्लाईज रखे हुए हैं एएसआई के, एएसआई ने इसको बांट दिया लिविंग मॉन्यूमेंट और नॉन लिविंग मॉन्यूमेंट में। जहां पे पूजा नहीं हो रही है उसको कहते हैं नॉन लिविंग मॉन्यूमेंट है। जब भक्त कहता है कि हमें आप पूजा करने दीजिए, कहते हैं तो पूजा अलाउड ही नहीं है क्योंकि नॉन लिविंग मॉन्यूमेंट है। और जहां पे पूजा हो रही है उसको लिविंग मॉन्यूमेंट कहते हैं। तो नॉन लिविंग मॉन्यूमेंट लिविंग बनेगा कैसे? ये सारी बातें कोर्ट के सामने नहीं आई, पहली बात। दूसरी बात, मैं एक बात बताना चाहता हूं, एक पूरा माइंडसेट बन गया है कोर्ट में। जो भी लोग एक हिंदुनिष्ठ हैं, राष्ट्रभक्त हैं या अपने देवी देवताओं के अधिकार के लड़ते हैं, उनको एक अलग नजर से, एक अलग नजरिए से देखा जाता है। और जो लोग उमर खालिद जैसे टेररिस्ट के लिए अगर पैरवी करते हैं तो उनको एक अलग नजरिए से देखा जाता है। जिस प्रकार से उन्होंने भगवान विष्णु को लेकर जो टिप्पणियां की, जो उपहास उड़ाया, वो गलत है। देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा इस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा देश का कोई भी नागरिक नहीं करता। उनसे मैंने आग्रह किया है कि अपने शब्दों को वापस लें। देश के हर नागरिक से
जो भारत के संविधान में विश्वास रखता है उससे माफ़ी मांगे और माने कि जो उन्होंने कल कहा वो गलत था। तो सवाल सबके मन में यही उठ रहा है कि चीफ जस्टिस ने जब याचिका खारिज कर ही दी थी तो ऐसी टिप्पणी करने की जरूरत क्या थी। इस याचिका में तो कोई हिंदू मुस्लिम वाला विवाद भी नहीं था और न ही कोई प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन का ही मामला था। अदालतें तो पूजा के अधिकार की रक्षा के लिए अयोध्या से लेकर काशी, मथुरा और संभल तक सब जगह दखल दे रही है, मामलों की सुनवाई हो रही है। ये सब भी एएसआई के संरक्षण वाले स्थल हैं भाई। ऐसे में इस मामले में एक भक्त को पूजा के अधिकार की रक्षा के लिए अदालत की बजाय भगवान से ही प्रार्थना करने को कहना यह आस्था का मजाक उड़ाना नहीं है तो क्या है। और यही सवाल लोग पूछ रहे हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि चीफ जस्टिस गवई ने जैसी विवादित टिप्पणी खजुराहो विष्णु मंदिर की अर्जी पर की है, क्या किसी अन्य मजहब या धर्म के संदर्भ में कोई जज इस तरह की टिप्पणी कर सकता है क्या? न्यायालय की गरिमा इस बात में है कि वह निष्पक्ष रहे, किसी भी धर्म या किसी की आस्था का उपहास न करे। दुर्भाग्य से गवई साहब की टिप्पणी ने इस गरिमा पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। यह टिप्पणी न केवल अनावश्यक है बल्कि असंवेदनशील भी है, बल्कि एक प्रकार से हिंदू धर्म और भगवान विष्णु का अपमान भी। चीफ जस्टिस गवई इस मामले में टिप्पणी करते हुए शायद ये भूल गए कि भारत का संविधान, भारत का कानून देवता को एक लीगल पर्सन, एक न्यायिक व्यक्ति मानता है। आम नागरिकों की तरह उनके भी संवैधानिक अधिकार हैं। उनके हक की रक्षा की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट पर है और सुप्रीम कोर्ट ने ही 1975 में योगेंद्र नाथ बनर्जी बनाम रामनाथ, 1999 में राम जानकी बनाम स्टेट ऑफ बिहार और 1919 में अयोध्या राम मंदिर केस के फैसले में इस बात को स्थापित किया और कहा कि देवता को संपत्ति धारण करने, मुकदमा दायर करने और अपने हितों की रक्षा के लिए कानूनी रूप से पक्षकार बनने का अधिकार है। अयोध्या राम मंदिर केस के फैसले में यह बात महत्वपूर्ण ढंग से साबित हुई। रामलला को व्यक्ति मानते हुए उनके जन्म स्थान पर उनका हक माना गया और मथुरा में भी कृष्ण जन्मभूमि केस में भगवान कृष्ण को भारत का कानून इसी नजर से देखता है। खजुराहो के विष्णु मंदिर की अर्जी भी इसी अधिकार को ध्यान में रखकर लगाई गई थी। और यह बात क्यों महत्वपूर्ण है, इसके लिए खजुराहो के विष्णु मंदिर के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को भी समझना जरूरी है। तो खजुराहो चंदेल राजाओं की पहली राजधानी थी। धार्मिक और सांस्कृतिक आधार पर इस राजधानी को विकसित किया गया था, बनाया गया था और यह बहुत ही भव्य राजधानी हुआ करती थी। और कितनी भव्यता थी इसका अगर अंदाजा लगाना है तो कभी जाकर खजुराहो के मंदिर देखिए, उसकी मूर्ति कला देखिए, उसकी शैली देखिए, फिर आप समझ पाएंगे कि चंदेलों की यह राजधानी अपने समय, अपने वक्त में कितना गौरवशाली रही होगी। चंदेल राजाओं के आराध्य भगवान शिव और भगवान विष्णु थे और उसी परंपरा के तहत इस भव्य विष्णु मंदिर की स्थापना की गई थी। लेकिन 12वीं सदी में खजुराहो पर मुस्लिम आक्रमण हुआ और दिल्ली के सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की फौज ने इस मंदिर पर हमला कर दिया और यहां मारकाट मचाने के बाद इस मंदिर को अपवित्र कर दिया। भगवान विष्णु की 7 फुट ऊंची मूर्ति के सिर और चारों हाथ तोड़ दिए गए थे। चंदेल राजपूतों के आराध्य भगवान विष्णु की इस मूर्ति के साथ मुस्लिम सेना ने वही नफरती सुलूक किया था जिस तरह हिंदुओं को काफिर कहकर उनका सिर कलम कर दिया जाता था और उसे जिहाद ठहराया जाता था। खजुराहो के जावरी मंदिर में भगवान विष्णु की खंडित प्रतिमा के पुनर्निर्माण या वहां नई मूर्ति की स्थापना की मांग इलाके के लोग अपनी उसी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के कारण उठा रहे हैं और इसमें कुछ भी गलत नहीं। संविधान के तहत मिले धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत इस मंदिर की दिव्यता, भव्यता को फिर से बहाल करने की अगर कोई कोशिश हो रही है तो इसका मजाक क्यों उड़ाया जाना चाहिए। ऐसे में याचिका खारिज होना तो उनके लिए झटका है ही, लेकिन चीफ जस्टिस ऐसी टिप्पणी करेंगे यह किसी को उम्मीद नहीं थी। इसीलिए सोशल मीडिया पर लोग खुलकर नाराजगी जता रहे हैं। मिसाल के तौर पर आपको कुछ प्रतिक्रियाएं दिखाता हूं, मैं बताता हूं। मध्य प्रदेश के शुभम शुक्ला हैं, उन्होंने लिखा कि सीजेआई बीआर गवई ने जिस तरह से टिप्पणी भगवान विष्णु को लेकर किया है
क्या ये उसी तरह की टिप्पणी बौद्धों के लिए कर सकते हैं क्या? मुसलमानों के लिए कर सकते हैं क्या? ईसाइयों के लिए कर सकते हैं क्या? अगर हर केस की सुनवाई में इसी तरह की टिप्पणी की जाने लगे तो फिर सोशल मीडिया ट्रोल्स और सुप्रीम कोर्ट के माननीय होने में क्या ही फर्क रह जाएगा? दूसरे शख्स ने लिखा कि यह क्या तरीका है कि जो मन में आए बोल दें, हिंदू मान्यताओं के खिलाफ। इस्लाम पर ऐसी टिप्पणी अगर होती तो कांग्रेस महाभियोग ले आती संसद में। ऐसी तमाम टिप्पणियों से सोशल मीडिया भरा पड़ा है और यह बता रहा है कि चीफ जस्टिस की टिप्पणी भारत के हिंदू आबादी को कितनी चुभी है। तो क्लियर कट में अब बस वक्त है अगली स्टोरी का और आपको यह बताने का कि क्या पीएम मोदी के बर्थडे पर राष्ट्रपति ट्रंप के कॉल से भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड और टैरिफ को लेकर जो तनातनी वाला माहौल चल रहा था वो अब बदल जाएगा। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन है और पूरी दुनिया से बधाइयों का तांता लगा हुआ है। अलग अलग तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, कहीं ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है तो कहीं दिव्यांगजनों को विशेष उपकरण बांटे जा रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ व्यंग्यकार यह कहकर मजे ले रहे हैं कि आज पीएम मोदी के बर्थडे पर अगर कोई सबसे ज्यादा खुश है तो है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि आखिरकार उनका कॉल पीएम मोदी ने उठा ही लिया, बात कर ही ली उनसे। आपको याद होगा कि पिछले महीने 26 तारीख को जर्मनी के एक अखबार ने एक खबर छापी थी कि ट्रंप साहब ने मोदी से बात करने के लिए 4-4 दफे कॉल किया, लेकिन पीएम मोदी ने एक बार भी उनसे बात नहीं की। खैर, ट्रंप साहब तब नोबेल वाले नशे में धुत थे, कुछ भी कह रहे थे, कुछ भी बोल रहे थे, लेकिन इस बार ट्रंप साहब ने बातचीत का टोन भी बदला और टाइमिंग भी, इसीलिए शायद बात हो गई, या यूं कहिए कि बात बन गई। तो जैसे हमारे दोस्तों में अगर किसी का जन्मदिन होता है तो रात 12 बजे से ही सबसे पहले उसे हैप्पी बर्थडे बोलने की रेस लग जाती है, वैसे ही ट्रंप साहब ने एकदम टाइम देखकर, या यूं कहिए कि टाइम से थोड़ा पहले ही कल रात 11:30 पर मोदी जी को फोन मिला दिया हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए, और उसके बाद बाकायदे सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया। ट्रंप साहब ने लिखा, और जरा ट्रंप साहब के शब्दों पर गौर फरमाइए, क्या लिखा उन्होंने लिखा कि दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बेहतरीन बातचीत हुई, मैंने उन्हें हैप्पी बर्थडे कहा। और ट्रंप साहब आगे क्या लिखते हैं वो भी देखिए, लिखते हैं कि मोदी जी बड़ा ही अद्भुत काम कर रहे हैं, और जैसे दोस्तों में सरनेम के बजाय फर्स्ट नेम से ही एक दूसरे को संबोधित करने की परंपरा होती है, वैसे ही ट्रंप साहब ने पीएम मोदी का पहला नाम लिखा और लिखा कि नरेंद्र, रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने में सहयोग करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी तरफ पीएम मोदी, जो कि जिस भाषा में बात की जाए उसी भाषा में जवाब देने में माहिर हैं, तो उन्होंने ट्रंप को जवाब में लिखा, धन्यवाद मेरे दोस्त। भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने का प्रण दोहराते हुए पीएम मोदी ने कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई रुकवाने के लिए जिस मिशन में ट्रंप लगे हुए हैं उसे भारत का पूरा समर्थन है। वैसे राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच इस बातचीत को अगर आप एक औपचारिक बर्थडे कॉल या मैसेज भर समझ रहे हैं तो थोड़ा सा रुकिए। इस कॉल से कहां कहां दिल जले हैं और कहां कहां असर पड़ा है वो जरा देखिए। तो पहली बात, और ये बहुत बड़ी बात है, कि ये वही प्रेसिडेंट ट्रंप हैं जो खुद और जिनकी पूरी टीम कल तक दुनिया भर में घूम घूम कर दुष्प्रचार कर रही थी कि यूक्रेन में हो रही हर एक मौत का जिम्मेदार भारत है, क्योंकि भारत रूसी तेल खरीदकर रूस की तिजोरी भर रहा है और रूस उसी पैसे का इस्तेमाल यूक्रेन में लोगों को मारने के लिए कर रहा है। इसीलिए यूक्रेन युद्ध के लिए भारत ही जिम्मेदार है। ऐसी ऐसी घटिया दलीलें दी जा रही थी कि कह नहीं सकते, और आज ट्रंप साहब ने एकदम से यू टर्न मार लिया और भारत का धन्यवाद कर रहे हैं कि भारत रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई रुकवाने में मदद कर रहा है। एक बार को यह भी मान लिया जाए कि चलिए बर्थडे कॉल था तो अच्छा अच्छा ही बोलेंगे ना, लेकिन ट्रंप सिर्फ अच्छा अच्छा बोल नहीं रहे, अब थोड़ा अच्छा अच्छा करने भी लगे, और यह सब मुमकिन हुआ है पीएम मोदी की अडिग इंडिया फर्स्ट वाली नीति की वजह से। जब तक ट्रंप पे रट लगाते रहे कि ट्रेड की धौंस दिखाकर उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया है, तब तक पीएम मोदी ने ट्रंप को मुंह नहीं लगाया। जब तक ट्रंप मनमाना ट्रेड डील भारत पर थोपने के लिए हथकंडे अपनाते रहे, तब तक पीएम मोदी ने उन्हें भाव नहीं दिया। जब तक ट्रंप
रूसी तेल खरीदने को लेकर टैरिफ वाला खेल खेलते रहे, तब तक मोदी उनके सामने झुके नहीं और न ही देश को झुकने दिया। उल्टे रूसी तेल की खरीदारी और बढ़ा दी और नतीजा देखिए, आज ट्रंप कॉल भी कर रहे हैं और ट्रेड को लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत भी हो रही है। और हो सकता है कि कल को टैरिफ पर भी बात बन जाए, क्योंकि भारत के साथ व्यापार पर बात करने के लिए, ट्रेड डील को लॉक करने के लिए अमेरिका की तरफ से जो मेन नेगोशिएटर ब्रेंडन लिंच नई दिल्ली पहुंचे हुए हैं, उनके साथ कल कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अधिकारियों ने एक लंबी बातचीत की और मिनिस्ट्री ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार के स्थायी महत्व को समझते हुए दोनों पक्षों के बीच चर्चा सकारात्मक और दूरदर्शी रही, जिसमें व्यापार समझौते के सभी फैक्टर्स पर बात हुई। और इसी के साथ हमारी कॉमर्स मिनिस्ट्री ने यह भी साफ साफ कहा कि डील ऐसी होगी जो पारस्परिक रूप से लाभकारी होगी, यानी जिसमें दोनों देशों का फायदा होगा। और इस डील को जल्द से जल्द पूरा करने पर भी सहमति बन गई। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ट्रेड डील के बाद भारत पर लगा जो 50% टैरिफ है, 25% जिसमें से एक्स्ट्रा है, क्या वो खत्म हो जाएगा? तो जवाब साफ साफ दिख रहा है और वो यही है कि दोनों देशों के बीच डील इसलिए हो रही है ताकि टैरिफ को 50% से कम किया जा सके। अब ये कितना कम हो सकता है, इस आंकड़े पर सिर्फ अभी बयानबाजी और कयासबाजी ही चल रही है। कुछ रिपोर्ट्स में तो यह भी कहा जा रहा है कि यह घटकर 10 से 15% तक हो सकती है। लेकिन जब तक डील का जो शुरुआती या यूं कहें कि पहला ड्राफ्ट सामने ना आ जाए, तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन ये टैरिफ कम होगा, ये बात तय है। और कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने अब से थोड़ी देर पहले ही ये बोला है कि अमेरिका और भारत के बीच कोई युद्ध नहीं चल रहा, एक परिस्थिति है, एक सिचुएशन है और आगे का रास्ता निकलेगा। सुनिए एक बार उनको। मुझे लगता है भारत और यूनाइटेड स्टेट्स मित्र देश है, हमारे दोनों नेता मित्र हैं और आगे चल के हर एक परिस्थिति का समाधान होगा। तो काफी तनातनी और रसाकसी के बाद मोदी और ट्रंप की यारी या यूं कहें दोस्ती की गाड़ी फिर से पटरी पर आती हुई दिख रही है और व्यापार के मामले में भी भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी होती हुई दिख रही है। और उम्मीद कीजिए कि जैसे ही ट्रेड पर बातचीत फाइनल होगी, वैसे ही ये टैरिफ वाला टेंशन भी दूर हो जाएगा। तो क्लियर कट में अब वक्त है अगली स्टोरी का और आपको ये बताने का कि एक तरफ तो मोदी जी विदेश से निवेश ला रहे हैं और दूसरी तरफ उस निवेश को खराब रास्ते में भारत से बाहर भगाने में कौन लगा हुआ है, जरा एक बार देखिए। तो सड़क पर गड्ढे नहीं, गड्ढे में सड़क है। हर साल मॉनसून के बाद देश के करीब बहुत सारे इलाकों में कहिए लोगों को आपने बात कहते हुए सुना होगा, लेकिन देश का एक ऐसा शहर भी है जिसकी पहचान अब गड्ढों के शहर के तौर पे होने लगी। और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि वो शहर है बेंगलुरु, जिसे भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है, जो आईटी हब और स्टार्टअप के लिए जाना जाता है, अब वो अपने पॉटहोल्स के लिए जाना जा रहा है। उसी बेंगलुरु की पहचान अब गड्ढों वाले शहर के तौर पर हो रही है। सवाल पूछे जाने लगे हैं कि क्या बेंगलुरु शहर में एक जगह से दूसरी जगह बिना घबराए यात्रा करना संभव है क्या? इसकी वजह बेंगलुरु में कमोबेश हर दिन लगने वाला ट्रैफिक जाम नहीं है, बल्कि बेंगलुरु की सड़कों पर वो गड्ढे हैं जो हर मौसम में आपको अपनी खड़खड़ाती गाड़ी में झटके देने के लिए इधर उधर फेंकते रहते, बशर्ते आप इतने भाग्यशाली हों कि आपको सड़क पर गिरना न पड़ जाए। एक साल या एक बार का किस्सा नहीं है साहब। देश की आईटी सिटी और गड्ढों वाली सड़कों की तस्वीरें अक्सर सोशल मीडिया में वायरल हो रही, लेकिन सिलिकॉन वैली कहे जाने वाले इस बेंगलुरु की सड़कों पर गड्ढों में अब शहर में होने वाला निवेश भी समाने लगा है। ऑनलाइन ट्रकिंग प्लेटफॉर्म है ब्लैक बक, बल्कि यूं कहे कि सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है ट्रकों की ऑनलाइन सर्विस देने वाला। उसने अपने बेंगलुरु ऑफिस को बंद करने का फैसला कर लिया। और खास बात यह है कि कंपनी के बेंगलुरु छोड़ने की वजह कोई टैक्स पॉलिसी या बिजनेस से जुड़ी हुई कोई समस्या नहीं है, बल्कि बेंगलुरु के गड्ढों से परेशान होकर कंपनी ने फैसला किया। 9 सालों से कंपनी का दफ्तर बेंगलुरु के आउटर रिंग रोड बेलंदूर में चल रहा था और यह इलाका बेंगलुरु के आईटी कॉरिडोर का हिस्सा है। लेकिन खराब ट्रैफिक
और खस्ताहाल सड़कों की वजह से अब कंपनी बेंगलुरु से अपना कारोबार समेट रही। और एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्लैक बक कंपनी 2015 में उसका गठन हुआ था। सितंबर 2025 में यानी कि 10 साल में ही ब्लैक बक जो स्टार्टअप है उसका वैल्यू 10,900 करोड़ यानी कि 11,000 करोड़ के आसपास चली गई। और कंपनी के को फाउंडर राजेश यबाजी ने अब खुद सोशल मीडिया पर आकर बताया है कि रोजाना घंटों का सफर और टूटी फूटी सड़कों की वजह से अब यहां काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। राजेश ने लिखा कि ऑफिस आने का एक तरफ का औसत टाइम 1.5 घंटे का है और स्टाफ को भारी भीड़ भाड़ और ट्रैफिक से होकर गुजरना पड़ता है। सड़कें गड्ढों और धूल से भरी पड़ी है, अटी पड़ी है और उन्हें सुधारने की कोई नीयत न सरकार में दिखती है न सिस्टम। हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और अगले 5 साल भी इसमें कोई बदलाव या सुधार की उम्मीद नहीं दिख रही। और जिसके चलते 9 सालों से चल रहे बेंगलुरु दफ्तर को बंद करने के अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। एक बड़ी कंपनी का बेंगलुरु से जाना यह बताता है कि शहर का बुनियादी ढांचा कैसे निवेश पर बुरी तरह से असर डाल रहा है। सवाल यह भी है कि क्या वाकई बेंगलुरु की सड़कों की हालत ऐसी है कि 10,000 करोड़ की कंपनी को शहर से कारोबार समेटना पड़ जाए। यह वाकया बेंगलुरु के बड़े टेक कॉरिडोर के हिस्से का है जहां करीब 500 से ज्यादा कंपनियां हैं। 10 लाख के आसपास लोग रोज काम करने आते हैं इस इलाके में। और यह इलाका अकेले बेंगलुरु की आईटी आमदनी में 36% का योगदान देता है। लेकिन यहां साल 2 साल नहीं बल्कि दशकों से सड़कों का ऐसा ही हाल है। गाड़ी तो दूर, सड़क पर पैदल चलने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है आपको। और उस शहर के बारे में मैं बता रहा हूं जिसके बारे में कर्नाटक के नेता मंत्री लगातार डींगे हाँकते रहते हैं। करीब 2.5 साल पहले सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बने थे और पहले भी 2013 से 2018 तक 5 साल मुख्यमंत्री रहे। लेकिन बेंगलुरु की हालत बद से बदतर ही होती गई। और वैसे भी सिद्धारमैया सरकार को कुर्सी की खींचतान से फुर्सत मिले तब तो सड़कों का हाल देखें। अब जरा सरकार की एक नई दलील सुनिए कि ये गड्ढे आखिर क्यों नहीं भर पा रहे हैं सड़कों में। Been having last 8-6 from March onwards till the September we've been having continuous rains, so even to do work has been difficult. So if one person, somebody makes a comment, I would definitely look at what the other person, the company which is leaving, or saying that he is upset. Definitely we should address those issues. तो सिद्धारमैया सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि लगातार बारिश की वजह से सड़क की मरम्मत नहीं हो पाई। तो बारिश सिर्फ कर्नाटक में नहीं हो रही है भाई, देश के हर इलाके में बारिश हो रही है। और बारिश से सड़क पर गड्ढे भी बने और कई राज्यों में गड्ढे भरे भी गए। लेकिन कांग्रेस के नेताओं को बेंगलुरु छोड़ सब जगह गड्ढे नजर आते हैं। इसीलिए जब एक कंपनी ने बेंगलुरु से सामान बांधने का ऐलान किया तो सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। बीजेपी सिद्धारमैया सरकार को घेर रही है और पूछ रही है कि बेंगलुरु को ग्लोबल सिटी बनाने की गारंटी का क्या हुआ भाई? चुनाव के वक्त जो बड़ी बड़ी बातें कही गई थी वो कहां गई? सियासी वार पलटवार अपनी जगह है, लेकिन यह भी सच है कि मॉनसून के बाद देश की सड़कों पर अक्सर गड्ढे नजर आते हैं और वो हादसों की वजह भी बनते हैं। एक रिपोर्ट बताती है कि सड़क पर गड्ढों की वजह से रोजाना करीब 19 हादसे होते हैं, जिसमें औसतन 6 लोग जान गंवा देते हैं। 2013 से 22 के बीच देश भर में गड्ढों से जुड़े हादसों में 23,420 लोगों की मौत हो गई और सिर्फ 2022 में सड़क पर गड्ढों की वजह से करीब 4,500 हादसे हुए, जिसमें 1800 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। आंकड़ों से समझा जा सकता है कि सड़क पर गड्ढे किस कदर जानलेवा साबित हो रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक सड़क हादसों से भारत की जीडीपी को 3.5% का नुकसान होता है। वहीं सरकार का आंकड़ा बताता है कि सड़क हादसों से देश की जीडीपी करीब 3.25% का नुकसान हर साल झेल रही है। ये सवाल यह है कि सरकार को जब सब पता है कि सड़क पर जान लेने वाले गड्ढों का परमानेंट की वजह से क्या क्या नुकसान हो रहा है, तो इसका परमानेंट इलाज क्यों नहीं किया जाता? वो भी तब जब सरकार जानती है कि सड़कें बेहतर होंगी तो संपन्नता आएगी, निवेश आएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जो कहा हाल फिलहाल में, उनको सुनिए एक बार।
अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। रोड से प्रॉस्पेरिटी आती है। वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन होगा तो इंडस्ट्री आएगी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी। जहाँ इंडस्ट्री, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी वहाँ रोजगार तैयार होगा, और जहाँ रोजगार तैयार होगा वहाँ गरीबी दूर होगी। तो हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ये हमारे विकास का सबसे अहम मुद्दा है। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जो कहा वो 100% सच है। नितिन गडकरी ने बात ही नहीं की, देश भर में एक्सप्रेसवे का जाल बिछाकर ये साबित भी किया। गडकरी की अगुवाई में देश के सड़क नेटवर्क पर अभूतपूर्व कायाकल्प हुआ है, बहुत जबरदस्त काम हुआ है। हर राज्य, हर कोने में नए एक्सप्रेसवे बने हैं। घंटों का सफर अब कुछ मिनटों में सिमट गया। दूसरी ओर देश में निवेश बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कोशिश कर रहे हैं, और 11 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री ने जिस भी देश में गए वहां भारत में निवेश की अपील की। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में इंडस्ट्री लगाने के लिए उन्होंने उनको प्रोत्साहित किया। मेक इन इंडिया का नारा बुलंद कर रहे हैं। और दूसरी तरफ बेंगलुरु जैसा शहर है जहां की सोचिए कि जो देश का जो आईटी हब है, जिसको सिलिकॉन सिटी कहा जाता है, सिलिकॉन वैली कहा जाता है जिसको हिंदुस्तान का, वहां इतने गड्ढे हैं कि उसकी पहचान अब गड्ढों वाले शहर के रूप में हो रही। और इस बीच पाकिस्तान के जियो न्यूज के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, और खबर यह है कि आज पाकिस्तान मैच नहीं खेल रहा। एशिया कप में आज यूएई के साथ पाकिस्तान का मैच है, और पाकिस्तान ने इस मैच को खेलने से इनकार कर दिया है, और पाकिस्तान टीम वापस अपने होटल लौट गई है। आज पाकिस्तान का अगर मैच नहीं होता है, यूएई के साथ अगर वो मैच नहीं खेलती है, तो यूएई क्वालिफाई कर जाएगा और पाक इस पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। पाकिस्तान मैच रेफरी को हटाने की मांग कर रहा था, और इस मांग के पूरा नहीं किए जाने के विरोध में उसने मैच नहीं खेलने का फैसला किया है। तो जैसा कि आपको पता है कि भारत ने मैच जीतने के बाद पाकिस्तानी टीम के साथ हैंडशेक नहीं किया था, और इस बात को लेकर पाकिस्तान ने मैच के रेफरी से शिकायत की थी और भारत पर कार्रवाई की मांग की थी। लेकिन भारत के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई, और इस बात से पाकिस्तान बुरी तरह चिढ़ा हुआ था, और उसने धमकी भी दी थी कि अगर मैच रेफरी को नहीं हटाया गया तो वो आगे के मैच का बहिष्कार करेगा। और आज वही हुआ। तो अब यहां से जो इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान के बाहर हो जाने के बाद ये जो इस भारत और पाकिस्तान को लेकर के मैच को लेकर जो बहुत सारी बातें कही जा रही थी, उसमें एकदम नया टर्न आ गया है, नया मोड़ आ गया है। इससे जुड़े हुए अपडेट हम आपको आगे भी बताते रहेंगे। फिलहाल क्लियर कट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। ब्रेक के उस पार प्रतिशोध दिनेश गौतम के साथ।